हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का 28वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले अभी तक हम लोग कहाँ तक स्टोरी को सुन लिए हैं। आपने सही कहा था, यह सरप्राइज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और ख़ास सरप्राइज होगा। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच। गौरी ने एक मुस्कुराहट लिए कहा। इतना रूखा सूखा थैंक यू घरवाली। अगर तुम्हें सच में इतनी ज़्यादा खुशी है हुई है तो फिर बहुत अच्छा वाला थैंक यू होना चाहिए ना। मैं भी तो खुश होना डिजर्व करता हूँ। चलो आज रात तुम मुझे यार प्यार। सिद्धार्थ ने अभी इतना ही कहा था कि गौरी ने उसकी गर्दन से उसे नीचे झुकते हुए अपने होंठ उसके होंठों पे रख दिए। सिद्धार्थ बड़ी बड़ी आंखों से गौरी को देख रहा था। इस वक्त बड़े जुनून के साथ सिद्धार्थ को जो किस कर रही थी। अब आगे सिद्धार्थ ने फिर अपनी आंखें बंद करके गौरी का साथ देने लगा। गौरी ने सिद्धार्थ को किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। सिद्धार्थ तो अपनी मासूम सी म्याऊ बिल्ली को ये जंगली बिल्ली वाली साइड देखकर काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हैरान भी था और खुश भी। गौरी ने सिद्धार्थ की शर्ट धीरे धीरे उसके कंधों से स्लाइड करते हुए निकाल दी। आज पहली बार गौरी खुद सिद्धार्थ को डिमोशन कर रही थी और द डेविल किंग उसे खुद कंट्रोल करने भी नहीं दे रहा था। गौरी ने सिद्धार्थ को उसी तरह किस करते हुए उसके सीने पे हाथ रखा और उसे धीरे धीरे पूछ करते हुए पीछे धकेलने लगी। गौरी इस वक्त सिद्धार्थ को प्यार इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसे सिद्धार्थ को खुश करना था या थैंक यू बोलना था, बल्कि इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे सिद्धार्थ पे बहुत प्यार आ रहा था। वो इस वक्त बस सिद्धार्थ को अपने पूरे दिल से प्यार करना चाहती थी, साथ ही उसे अपने दिल में बस उसके लिए प्यार का एहसास रखना चाहती थी। बेड के साथ टच होने पर सिद्धार्थ खुद ही बेड पर बैठ गया और गौरी भी बिना किस तोड़े उसके ऊपर झुकने लगी। गौरी तो आज सिद्धार्थ के होठों को छोड़ ही नहीं रही थी और वही सिद्धार्थ भी उतनी ही खुशी से उसका प्यार महसूस करता हुआ एक्सेप्ट कर रहा था। गौरी के हाथ सिद्धार्थ की अपर बॉडी को हर जगह छू रहे थे और वही सिद्धार्थ का एक हाथ बेड पर और दूसरा हाथ गौरी के बालों में उसके सर को सहला रहा था। गौरी ने एक डीप और पैशनेट किस के बाद अखिलेश के होठों को रिहा कर दिया और उसकी खुद की सांसें भारी हो गई। गौरी ने धीरे धीरे आंखें खोलकर सिद्धार्थ की तरफ देखा जो उसे एक मुस्कुराहट लिए देख रहा था। गौरी को तो अब शर्म आने लगी थी। उसने आगे होकर सिद्धार्थ की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। अरे यार, अब शर्म क्यों आ रही हो? जो शुरू किया है चलो कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी अब तो तुम मेरी बीवी हो स्वीट हार्ट। तुम्हें पता है मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी करोगी? सिद्धार्थ ने गौरी के बालों को चूमते हुए बोला। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी ने अपना सर उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा और उसकी गाल पर एक हाथ रखते हुए प्यार से पूछा, क्या ख्वाहिश है आपकी? मुझे बताओ, मैं अपनी जान लगाकर भी पूरी करूंगी। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गौरी की कमर पर हाथ रखकर एकदम से करवट बदल ली, जिससे गौरी उसके नीचे आ गई। जाना तो तुम्हें जान तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगी क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं होता। मैं चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिला दिए उसी तरह तुम मेरे बच्चों की माँ बनकर मुझे पापा बना दो। सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए बोला। गौरी तो एकदम से लाल हो गई थी। उसने अपने निचले होंठ अपने दांतों तले दबा लिए और दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगी। बोलो ना म्याऊ बिल्ली, कब मुझे 2-3 बिल्लू दोगी? सिद्धार्थ ने गौरी की गर्दन में अपनी नाक से सहलाते हुए कहा। गौरी को सिद्धार्थ के इस हरकत से गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख दिया और जोर जोर से हंसने लगी।
गौरी की हंसने की आवाज़ नीचे वाले फ्लोर में उसके माँ बाप के कमरे में भी जा रही थी। अपनी बेटी की हंसी सुनकर बालकनी में खड़े मिस्टर सिंघानिया और नंदिनी जी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर सिंघानिया नंदिनी जी को अपनी बाहों में भरे चांद को देख रहे थे। नंदिनी की रेलिंग के सामने खड़ी थी और उनके पीछे मिस्टर सिंघानिया उन पर अपनी बाहें लपेट खड़े थे। अचानक से नंदिनी जी को अपने कंधे पे कुछ लिक्विड सी बूंदें टपकती हुई महसूस हुई। उन्होंने पहले अपने कंधे की तरफ देखा जहाँ से पानी की बूंदें स्लाइड करती हुई उसकी गर्दन से नीचे आ रही थी, और फिर उन्होंने गर्दन घुमाकर ऊपर देखा। उसकी नज़र मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पे पड़ी तो वो थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि वो बूंदें कुछ और नहीं, मिस्टर सिंघानिया के आंसू थे। आदित्य, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों? हे भगवान, हद है, ये आदमी भी। नंदिनी जी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा और पीछे मिस्टर सिंघानिया की तरफ मुड़ गई। मिस्टर सिंघानिया ने नंदिनी जी की तरफ नहीं देखा, बस उन्हें अपनी बाहों में कसकर भर दिया और उनके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। नंदिनी जी उसके सीने से लगी थी, इसलिए महसूस कर पा रही थी कि मिस्टर सिंघानिया के लिए सांस लेना भी जैसे मुश्किल सा हो रहा था। नंदिनी जी ने बड़े प्यार से मिस्टर सिंघानिया को गले लगे हुए ही उनकी पीठ को सहलाते हुए पूछा, आदि, क्या हो गया है? आप क्यों रो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? बताओ मुझे। मिस्टर सिंघानिया ने दबी दबी सी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। अगर मैंने उस खबर पे भरोसा नहीं किया होता तो हम दोनों कभी बिछड़े ही नहीं होते। मुझे कोशिश करनी चाहिए थी पता लगाने की वो मौत सच थी या झूठी फैलाई दुश्मन की साजिश। मेरे होते हुए भी तुम्हें कोई छू गया, तुम्हें किसी ने दर्द दिया, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर नंदिनी जी समझ गई थी कि अब मिस्टर सिंघानिया खुद को हर चीज़ के जिम्मेदार मानेंगे। वो जानती थी कि सब में अगर किसी की गलती थी तो वो हालातों की और उस बलराम की, जिसने अपने फायदे के लिए उन दो बेहद प्यार करने वालों को अलग कर दिया, जिनका प्यार पहले ही काफ़ी मुश्किलों के बाद मुमकिन हुआ था। नहीं आदि, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर किसी की गलती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उस बलराम की थी। अगर आपकी गलती है तो मेरी भी तो गलती है ना। फिर तो मैं भी तो यकीन कर लिया था, फिर तो मुझे भी सज़ा मिलनी ही चाहिए ना। बोलो आदि, क्या सज़ा दोगे आप मुझे? नंदिनी जी ने अपना सर उठाकर मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए पूछा, नहीं शेरनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने मेरी वजह से पिछले 18 साल तक इतना कुछ बर्दाश्त किया, उस कैद में रही। जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा था तो मिस्टर सिंघानिया इतना कहकर चुप हो गए। उसने आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, उनका गला भर आया था। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए मुंह खोलकर हवा खींची। ऐसा लग रहा था मानो उनके सीने पर किसी ने कोई भारी भरकम सी चीज़ रख दी थी, जिससे उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब भी वो उस वक्त को याद करते थे जब उन्होंने नंदिनी जी को बेड़ियों में जकड़ा हुआ बहुत बुरा हालत में देखा था, तो उनका सीना जैसा जल रहा था। उनके आंसू देखकर नंदिनी जी के दिल में भी दुख हो रहा था। उन्होंने अगले ही पल मिस्टर सिंघानिया का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और बड़े प्यार से उनके आंसू पोंछ दिए। आदि, आप जानते हैं ना, इस दुनिया में अगर मुझे सबसे ज़्यादा दुख कोई चीज़ दे सकती है तो वो आपकी उदासी है। आपकी शेरनी अगर कहीं हारती है तो बस आपके आगे। आप इस तरह उदास हो जाओगे तो मुझे अच्छी नहीं लगेगा। सच कह रही हूँ, उस बलराम की कैद में भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ जितना इस वक्त आपके आंसू देखकर हो रहे हैं। नंदिनी जी ने हल्की नम आंखों से मिस्टर सिंघानिया की आंखों में देखते हुए बोला। मिस्टर सिंघानिया ने एक मुस्कुराहट में के साथ नामी गर्दन हिला दी और प्यारी सी नंदिनी जी की तरफ देखते हुए बोले, जो तुम्हारे दर्द की वजह बने उनकी तो मैं हस्ती मिटा दूंगा। मिस्टर सिंघानिया ने अगले ही पल नंदिनी जी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और बड़े प्यार से उनके माथे को चूम लिया। इतने सालों बाद अपने प्यार का प्यार महसूस करके नंदिनी जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उनकी आंख में एक आंसू बह गया। मिस्टर सिंघानिया ने नंदिनी जी के आंसू को देखकर उस पर अपने होंठ रख दिए और बड़े प्यार से वो आंसू सक कर लिया।
नंदिनी जी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद मिस्टर सिंघानिया नंदिनी जी की आंखों में बड़े प्यार से देखने लगे। उनके चेहरे काफ़ी करीब थे कि उनकी नाक भी टकरा रही थी। एक दूसरे को इतनी करीब से देखकर मानो वो खुद को यकीन दिलाना चाहते थे कि सब सपना नहीं, एक हकीकत थी जिसमें वो फिर से एक दूसरे की बाहों में काफ़ी करीब थे। उतने ही करीब जितने एक पल दिल की धड़कनें उनके करीब होती थी। आई लव यू आदि, सच में बहुत याद किया मैंने आपको। यकीन ही नहीं हो रहा मैं फिर से आपको देख पा रही हूँ। नंदिनी जी ने खुद के इमोशंस कंट्रोल करते हुए प्यार से बोला, आई लव यू टू मेरी शेरनी। तुम्हारे बिना तो मैं बस एक जिंदा लाश था जो बस सांस ले रहा था, वरना जिंदगी तो मेरी उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुम मुझसे दूर हो गई थी। आज जब तुम मुझे मिली तो मेरी जान में जैसे जान आई है। तुम तो अपने साथ साथ एक और ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में ले आई। मैं नहीं जानता था कि मैं बाप भी बन चुका हूँ। तुमने मुझे बाप बनने की खुशी भी महसूस करवाई जान। मिस्टर सिंघानिया ने नंदिनी जी की नाक से अपनी नाक जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नंदिनी जी के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। आज उनके चेहरे पर वही खुशी नजर आ रही थी जैसे उस वक्त एक माँ के चेहरे पर होती है जब वो अपने बच्चे को अपनी बाहों में पहली बार थाम कर उसके पिता के सीने से लगा दिए हो। चाहे इस पल में उनके साथ नहीं थी, लेकिन वो दोनों ही माँ बाप बने की खुशी महसूस कर रहे थे। शेरनी, देखो ना, हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। आप मुझे एक बेटे दे दो जो मेरी तरह दिखता हो। मिस्टर सिंघानिया ने नंदिनी जी की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए बोला। उनकी बात सुनकर नंदिनी जी एकदम से लाल हो गई और उन्होंने मिस्टर सिंघानिया को हल्का सा दूर धक्का देते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हो जी? नाना बनने की उम्र में आप पापा बनने की बात कर रहे हो? मिस्टर सिंघानिया ने फिर से उन्हें अपने करीब खींच लिया और उनकी आंखों में देखते हुए बोले, तुम जल्दी माँ बन गई थी और उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अभी जवान हूँ। तुम 35 की हो और मैं 46 साल का। आप ज़्यादा बहाने मत बनाओ, समझी? मैं तो अपनी शेरनी के साथ 2 और शेर पैदा करूँगा। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी बात पूरी करते हुए नंदिनी जी को खुद से चिपका लिया और उनके होठों पर अपने होठ रख दिए। पहले तो नंदिनी जी की आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने भी इतने सालों बाद अपने पति का प्यार महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली और मिस्टर सिंघानिया का साथ देने लगी। वो शर्मा जरूर रही थी, लेकिन उन्हें अपने दिल में एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ झील के किनारे अखिलेश परेशानी से शिवी का चेहरा अपने हाथों में भरकर बैठा हुआ था। शिवी के चेहरे की उदासी अखिलेश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शिवी खुद को ऐसे क्यों बोल रही थी कि वो अखिलेश की अच्छी बीवी नहीं बन पाई। छोटे कछुए, बताओ तो सही, क्या बात है? तुम क्यों इतना उदास हो? थोड़ी देर पहले तक तो सब ठीक था ना? देखोगे, किसी ने कुछ बकवास किया है तो उसकी बात पर ध्यान मत दो। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि तुम मेरी अच्छी बीवी नहीं हो? अखिलेश ने शिवी के चेहरे को अपने हाथों में भरे हुए पूछा। आप बहुत अच्छे हो पतिदेव, इसलिए आप तो मुझे कभी कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मैं जानती हूँ दुनिया तो मुझे यही बोलेगी कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। शिवी ने कद्दू जैसा मुंह बनाते हुए बोला। अखिलेश ने कन्फ्यूजन से शिवी को देखते हुए बोला, दुनिया ऐसा क्यों बोलेगी शिवी? तुमने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। शिवी ने हल्का सुबकते हुए अखिलेश की आंखों में देखकर बोला, आप नहीं जानते हो दुनिया कैसी कैसी बातें करती है। दुनिया साथ वाली आंटी की शादी को 6 महीने हो गए थे और लोग बातें कर रहे थे कि वो अच्छी बीवी नहीं बन पाई, वो अपने पति को वारिस नहीं दे पाई। और देखो, हमारी शादी को भी तो 1 महीने हो गए, लेकिन मैं अभी तक आपको गुड न्यूज़ नहीं दे पाई। मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। शिवी की बात सुनकर अखिलेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या कहे, लेकिन वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। पूरी जगह अखिलेश की जोर जोर की हंसी गूंज उठी थी। अखिलेश को तो आज पता चला था कि इसकी बीवी इतनी सीधी थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि बच्चे कैसे होते हैं। पतिदेव, आपको शर्म नहीं आ रही?
आपकी बीवी परेशान हो रही है और आप हंस रहे हो। शिवी ने आंखें छोटी करके अखिलेश की तरफ देखकर पूछा। शिवी की बात सुनकर कुछ कहना तो चाहता था, पर अखिलेश से तो अभी भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। वो बस हंसे ही जा रहा था। शिवी तो छोटे बच्चों जैसा मुंह बनाकर रूठ गई थी और अखिलेश से रूठ कर उसकी गोद से उठकर जाने लगी। इससे पहले शिवी अखिलेश की गोद से उठती, अखिलेश ने उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट ली और वापस उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अले अले, मेरी लिटिल गर्ल्स को बुरा लग गया। आई एम सॉरी। ऐसे रूठ कर मत जाओ अपने पति देव से मेरे छोटे कछुए। अखिलेश ने शिवी की कमर पर अपनी बाहें कसते हुए उसे अपनी गोद में खींचकर कहा। उसने शिवी को हल्का सा मोड़ लिया और उसके पैर अपने दोनों तरफ करते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। शिवी बच्चों जैसा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। अखिलेश को तो उस पल में शिवी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसकी प्यारी सी छोटी सी नाक रोने और गुस्से की वजह से लाल हो रखी थी। वैसे तो अभी अखिलेश की तरफ देख भी नहीं रही थी, चाहे उसने अपनी बाहें अखिलेश के कंधे पर लपेट रखी थी। अच्छा मेरे छोटे कछुए, बताओ कि तुम्हें क्या लगता है बच्चे कैसे होते हैं? अखिलेश ने शिवी की गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। शिवी अभी भी उसे मुंह फुलाए देख रही थी। अखिलेश ने हल्का सा आगे होकर शिवी के होठों पर चूमते हुए बोला, बोलो ना, जब शादी होती है उसके बाद बेबी मम्मी के टम्मी में आ जाता है। शिवी ने बड़े मासूमियत से कहा। शिवी की बात सुनकर अखिलेश के चेहरे पर मुस्कुराहट दुगनी हो गई थी। उसने शिवी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। अखिलेश का प्यार महसूस करते हुए शिवी की नाराज़गी थोड़ी कम हो गई और उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे मनाना सच में बहुत आसान था, चाहे वो जितना भी गुस्सा होती, लेकिन अखिलेश अगर उसे प्यार से एक किस भी कर देता था तो वो उसकी सारी नाराज़गी दूर भाग जाती थी। नहीं, ऐसे नहीं होता मेरे छोटे कछुए, लगता है तुम्हें बायोलॉजी नहीं पढ़ी। चलो आज मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अखिलेश ने शिवी की नाक से अपना नाक सहलाते हुए कहा। शिवी अखिलेश की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे होने और बायोलॉजी में क्या कनेक्शन था। पतिदेव, आप मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए लेकर आए हो। आप कितने ज़्यादा अनरोमांटिक इंसान हो। आप बार बार भूल क्यों जाते हो? आप प्रोफेसर होने के साथ साथ मेरे पति भी हो और इस वक्त मैं अपने प्रोफेसर के साथ थोड़ी ना बैठी हूँ, अपने पति के साथ बैठी हूँ। फिर आप पढ़ाई की बातें क्यों कर रहे हो? आप मुझे प्यार ही नहीं करना चाहते हो। शिवी ने छोटे बच्चों जैसे रोने का नाटक करते हुए कहा। शिवी की हरकतों पर तो अखिलेश की हंसी भी आ रही थी और प्यार भी। उसने शिवी को अपने करीब खींचते हुए उसके होठों से अपने होठ मिला लिए। एक छोटी सी किस के बाद अखिलेश शिवी से अलग हो गया। मेरे छोटे कछुए, तुम्हें क्या पता है तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहता हूँ? अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चे करने के लिए हम दोनों को क्या करना पड़ेगा। अखिलेश ने शिवी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। शिवी के चेहरे पर मासूमियत बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सच्ची, फिर मैं भी मम्मी बन जाऊंगी और लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। दिखाओ मुझे हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, फिर मैं जल्दी जल्दी से वो करके एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। शिवी ने अपनी मुट्ठी बंद करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला। वही अखिलेश का दिल तो शिवी की मासूमियत पर पिघल सा गया था और उसने बिना कुछ आगे कहे बस शिवी को करीब खींचकर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। अखिलेश तो अपना फ़ोन निकाल रहा था, लेकिन एकदम से उसका दिल बस शिवी के करीब आने को होने लगा और उसने फ़ोन साइड रखकर उसके अपने दिल की पूरी कर ली और शिवी को जुनून के साथ किस करने लगा। वो बस इस वक्त शिवी को प्यार करना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। एक डीप और पैशनेट किस के बाद अखिलेश ने शिवी के होठों को रिहा कर दिया था। मुझे सच में तुम्हारे साथ तुम जितने ही प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए छोटे कछुए, अखिलेश ने शिवी की आंखों में देखते हुए कहा और उसकी नाक को चूम लिया।
शिवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तो जल्दी बताइए ना पतिदेव, क्या करना पड़ेगा? फिर हम दोनों वो जल्दी जल्दी करेंगे और मम्मी पापा बन जाएंगे। अखिलेश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना फ़ोन निकाला और उस पर कुछ करने लगा। लगभग 15 मिनट बाद उसने अपने फ़ोन के एक एडल्ट वीडियो लगाकर शिवी के हाथ में पकड़ा दी। शिवी जैसे जैसे वीडियो देख रही थी उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। ये बेशरम इंसान उस बेचारी के कपड़े क्यों निकाल रहा है? इडियट! शिवी ने बड़ी बड़ी आंखों से फ़ोन की स्क्रीन में देखते हुए कहा, जहां लड़का लड़की के कपड़े निकाल रहा था वही अखिलेश तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए शिवी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रहा था, जो हर पल के साथ बदल रहे थे। शिवी और अखिलेश पहले काफ़ी करीब आ चुके थे, लेकिन अखिलेश ने बस शिवी को छुआ था, उसे किस किया था, इसलिए शिवी आज वीडियो तो जैसे कैसे देख गई। लेकिन जैसे ही उसने लड़के को लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने एकदम से फ़ोन नीचे फेंक दी। ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी ना होता है। शिवी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि पूरी जगह उसके गला फाड़ के चिल्लाने की वजह से गूंज रही थी। शिवी का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और वही उसे अब ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि वो बार बार अखिलेश को बोल रही थी कि चलो ना जल्दी जल्दी से करते हैं। वही अखिलेश का तो हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। गंदे पतिदेव, आप मुझे ये सब क्या दिखा रहे थे? आपको शर्म नहीं आती मुझे ऐसी गंदी गंदी हरकतें दिखाते हुए? शिवी ने अखिलेश के सीने में मारते हुए बोला। वही अखिलेश ने शिवी के छोटे छोटे हाथों से लग तो नहीं रही थी, बल्कि उसकी हंसी और दुगनी हो गई। बच्चे, करने के लिए ये गंदी हरकतें हमें करनी ही पड़ेगी छोटे कछुए। अखिलेश ने अपना चेहरा शिवी के बालों में छुपाते हुए कहा और वही शिवी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किस गड्ढे में जाके छुप जाए। शिवी को तो इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वही अखिलेश उसे अपनी बाहों में भरे हुए उसे छेड़ता रहा। दूसरी तरफ राजावत मेंशन में रुद्रांशी इस वक्त अपने रूम पे काउच पर बैठी हुई थी और लैपटॉप में काम कर रही थी। वही उसके पास रोहित अपने हाथ में आइसक्रीम का टब लेकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो ऐसे थे जैसे जिंदगी में पता नहीं उस पर कौन सा अत्याचार कर दिया हो। असिस्मेंट, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आइसक्रीम खिलाओ मुझे। रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। जी मैडम, रोहित ने मुंह बनाते हुए बोला और आइसक्रीम का चम्मच रुद्रांशी के मुंह के आगे कर दिया। रुद्रांशी ने फिर अपना मुंह खोलकर आइसक्रीम खा ली। ये कितनी कड़वी क्यों है? असिस्टेंट, तुम इतना सड़ा सा मुंह बनाकर मुझे आइसक्रीम क्यों खिला रहे हो? एक छोटी सी स्माइल नहीं होती तुमसे? रुद्रांशी ने रोहित को नकली डांटते हुए कहा। रोहित का तो दिल कर रहा था कि वो आइसक्रीम का तब रुद्रांशी के सर पर उड़े दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, वरना उसे डर था कि राजावत फैमिली में उसकी रेपुटेशन और नौकरी दोनों चली जाएगी। रोहित ने फिर अपने 32 के 32 दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पे लाई और बोला, अब आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा मैडम। रुद्रांशी ने फिर एक चम्मच से आइसक्रीम खा ली और एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, गुड, ऐसे ही स्माइल करते हुए मुझे आइसक्रीम खिलाओ, समझे? रोहित ने मुंह बनाते हुए बोला। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज मेरा कुछ ज़्यादा ही फायदा? रोहित इतना ही कहा था कि रुद्रांशी ने उसकी बात काटते हुए इधर उधर कुछ ढूंढने का नाटक शुरू कर दिया। अरे फ़ोन कहाँ है मेरा? मुझे अखिलेश और सिद्धार्थ भाई को एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। रुद्रांशी ने फ़ोन ढूंढने का ड्रामा करते हुए कहा। सिद्धार्थ का नाम सुनकर फिर से रोहित की फट गई और उसने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदलते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं नहीं मैडम, सिद्धार्थ भाई को कॉल करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको आइसक्रीम खिला रहा हूँ ना। रोहित की बात सुनकर रुद्रांशी ने स्माइल के साथ रोहित की गाल खींचते हुए कहा, वेरी गुड, अब आए ना लाइन पर? अब जाओ मेरे लिए वाटर मेलन काट कर ले आओ।
रुद्रांशी की बात सुनकर रोहित ने अपनी तरफ उंगली करते हुए कहा, मैं? रुद्रांशी ने एक आईब्रो उठाकर रोहित की तरफ देखते हुए बोली, और नहीं तो कौन करेगा, मेरे असिस्टेंट तुम हो, अभी समझे? आप जाओ लेकर आओ, या मैं सिद्धार्थ भाई को। अरे नहीं यार, जा तो रहा हूँ, उठने में टाइम भी लगता है इंसान को। रोहित ने रोंदू सी आवाज़ में जल्दी से खड़े होते हुए बोला और कमरे से निकल गया। रुद्रांशी की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए अपनी आंखें बंद करके वो पल याद करने लगी जब उसने रोहित को अपनी बातों में फंसा लिया था। फ्लैशबैक। रुद्रांशी इस वक्त एक तरफ जाके गार्डन के पेड़ के नीचे आकर आंसू बहा रही थी। उसे रोहित का इस तरह बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। रोहित भी उसके पीछे आ गया। रुद्रांशी को इस तरह रोता हुआ देखना रोहित को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी फील हो गया था कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। रुद्रांशी, आई एम सॉरी, प्लीज़ चुप हो जाओ। रोहित ने रुद्रांशी की साइड में आकर खड़े होते हुए कहा। रोहित की आवाज़ सुनकर रुद्रांशी ने अपना मुंह फेर लिया और रोती रही। रोहित के बच्चे, तुमने मुझे उल्टा सीधा बोला ना, देखो तो मैं तुम्हारा क्या बैंड बजाती हूँ। तुमसे तो मैं आई लव यू बोलकर रहूँगी। रुद्रांशी ने दूसरी तरफ मुंह किए हुए मन ही मन सोचकर बोला। रुद्रांशी, मैं जानता हूँ मैंने ज़्यादा बोल दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर पहले जो तुमने कहा उसका क्या मतलब था? मतलब क्या जो मुझे लग रहा है वो? रोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। जिस तरह रुद्रांशी ने उसे लगभग 20 मिनट तक लगातार किस किया था, और फिर उसकी वो बातें कि रोहित के अलावा आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ नहीं और ना ही उसने कभी किसी लड़के को अपने करीब आने दिया, रोहित को कन्फ्यूजन कर रही थी। कहीं ना कहीं रोहित के दिल में डाउट हो गया था कि क्या रुद्रांशी भी उसे पसंद करती थी, जो कि कहीं ना कहीं सच था। लेकिन रुद्रांशी मैडम ये मानने को अभी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे तो रोहित से ही सुनना था। क्या लगता है तुम्हें, बोलो? रुद्रांशी ने एकदम से पीछे पलटते हुए रोहित को हल्का धक्का देकर कहा। रोहित एकदम से रुद्रांशी को देखकर हैरान हो गया था। वो 2 कदम पीछे हटकर संभल गया। बोलो, क्या लगता है तुम्हें कि मैं कैरेक्टर लेस लड़की हूँ? किसी भी अरे गहरे राह चलते हुए लड़के को किस करते फिरती हूँ मैंने तुम्हें दोस्त समझा रोहित, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें करोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। 5 साल पहले उस दिन गलती से मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई थी और हमारे बीच वो किस हो गया था। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था ना। मुझे भी पता है किस खानदान से हूँ, इसलिए कभी किसी लड़के को अपने पास नहीं आने देती, और अगर अपनी ज़िंदगी की कोई बॉयफ्रेंड भी बनाऊंगी तो बहुत सोच समझ कर। मैं रोहित को लाइक करती हूँ, इसलिए उसे किस करने के लिए तैयार हूँ। रुद्रांशी ने रोहित पर चिल्लाते हुए कहा। वही रोहित को सबसे ज़्यादा फोकस तो इस बात पर आ गया कि रुद्रांशी रोहित को लाइक करती थी तो झूठा था, लेकिन रुद्रांशी तो बस रोहित को गुस्सा से उसके बदला ले रही थी, उसे जेलस फील करवा के, क्योंकि रुद्रांशी तो जानती थी कि रोहित उसे प्यार करता था। लेकिन तुमने मुझे गलती से किस नहीं किया, समझे? ये बात कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई होगी। बाहर मैंने बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी किस चुरा ली, जैसे तुमने मेरी चुरा ली। अब तुम्हें पता चला जब कोई ज़बरदस्ती बिना परमिशन के किस करता है तो कैसे लगता है। हमारे बीच में ये 3 किस सडनली हो गई, इंटेंशनली नहीं। मैंने तो पहले तुम्हें गलती से किस किया था, लेकिन तुमने जानबूझकर मुझे अंदर किस किया था। उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम जलश हो गए कि मैं किसी और को किस करना कर लूँ? रुद्रांशी ने आंखें छोटी करते हुए रोहित की तरफ देखते हुए कहा। वही रोहित की आवाज़ तो उसके गले में ही अटक गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि रुद्रांशी की बात का क्या जवाब दे। रोहित को कुछ न बोलता देख रुद्रांशी इरिटेट होती गई। उसने आगे जाकर रोहित को उसकी कॉलर से पकड़ लिया। तुम बहुत बुरे हो, तुमने बिना किसी फीलिंग्स के मुझ पर किस किया। अब तुम बताओ मैं
अपने होने वाले पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। तुम देखना, अब घर जाके दादी को बताऊंगी कि तुमने मुझे जबरदस्ती किस किया, और सबका सबूत भी मेरे पास। पार्टी में कैमरे लगे हुए थे, उसमें तुम साफ साफ रिकॉर्ड हो गए हो। सिद्धार्थ भाई को भी बताऊंगी। रोहित का मुंह तो खुला का खुला रह गया कि रुद्रांशी उसे धमकी दे रही थी। यह सब सुन और देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं भी तो बता सकता हूँ कि तुमने मुझे किस किया और तुम पार्टी में किसी गैर को किस करने वाली थी, रोहित ने थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। रुद्रांशी ने भी अपने आप को डरा हुआ दिखाना नहीं दिया और जल्दी से हिम्मत करके बोली, तो जाओ ना, जाओ, क्या हुआ? तुम्हारे पास सबूत है क्या कि मैं रोहित को किस किया था? क्या कहीं पर दिखेगा कि मैं रोहित को किस करने वाली थी? मैं तो उससे बात करने भी जा सकती थी ना उसकी तरफ। वहाँ क्या पता चल रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन कैमरे में किस करते हुए तुम कैच हुए हो, और यहाँ पर जो मैंने तुम्हें किस किया वह भी किसी को पता नहीं चलेगा। जहाँ सबूत की बात आएगी तो मैं सिर्फ मेरे पास है, समझे? अब मैं जाऊंगी दादी और सिद्धार्थ भाई के पास। रोहित वैसे भी काफ़ी समझदार था, लेकिन रुद्रांशी के सामने आते ही उसकी समझ बंद हो गई थी। और वही इस वक्त रुद्रांशी को रोता हुआ देखकर उसका दिमाग वैसे भी काम करना बंद कर चुका था, इसलिए कहीं ना कहीं वो रुद्रांशी की बातों में आ गया। देखो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मैं नहीं चाहता कि दादी मेरे बारे में कुछ बुरा सोचें, और ना ही मैं अपनी नौकरी खोना चाहता हूँ। नौकरी से ज़्यादा मुझे यह परिवार प्यार है। तुम जानती हो मैं बचपन से यही बड़ा हुआ हूँ, इन लोगों के बिना मैं मर जाऊंगा। रोहित ने नजरें झुकाए हुए थोड़ा परेशान होते हुए कहा। रोहित की बात सुनकर उदासी रुद्रांशी ने जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसी बकवास बातें मत करो। अगर तुम चाहते हो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। रुद्रांशी की बात सुन रोहित ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा और पूछा, क्या करना होगा मुझे? रोहित की सवाल सुनकर रुद्रांशी के चेहरे पर अचानक से एक मुस्कुराहट आ गई और उसने रोहित की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर एक उंगली दिखाकर कहा, बस एक हफ्ते के लिए मेरा असिस्टेंट बनना होगा। जो मैं कहूँगी तुम्हें वो सब करना होगा और हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। रोहित उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और कहीं ना कहीं उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि हर वक्त वो रुद्रांशी के साथ रहेगा तो उसे डराती रहेगी कहीं रुद्रांशी उसके दिल की बात ना पढ़ ले। वो कब तक ही खुद की फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखेगा? कहीं ना कहीं ऐसा पल जरूर आएगा जब रुद्रांशी उसकी आंखों में साफ साफ पढ़ जाएगी कि रोहित उसे कितना प्यार करता था, और इसी डर से तो वो हमेशा रुद्रांशी से दूर भागता था। नहीं रुद्रांशी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, तुम मुझे कोई और काम बोलो, क्योंकि हर वक्त मैं सिर्फ सिद्धार्थ भाई के पास रहता हूँ। रोहित ने अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए कहा। रोहित की बात सुनकर रुद्रांशी ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया, उसे घूर कर देखने लगी, जैसे मन ही मन बोल रही थी कि वो तोबा कितना जल्दी जिद्दी लड़का है ये। देखो, कुछ भी हो जाए तुम्हें ऐसा करना ही होगा, वरना मैं आज ही घर जाते भाई को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें काम और घर दोनों से निकाल देंगे। एक हफ्ते तक तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने लिए नया घर ढूंढो, समझे? रुद्रांशी ने अपनी बाहें अपने सीने के आगे क्रॉस करते हुए बोला। वही रोहित खुले हुए मुंह के साथ उसे देख रहा था और उसने नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम सच में मुझे दोस्त मानती भी हो या बस बोलती रहती हो कि हम दोस्त हैं? क्योंकि दोस्तों वाली तुम्हारी कोई करतूत तो नहीं है। धमकी तो ऐसे दे रही हो जैसे किसी जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो। रुद्रांशी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, तुम दोस्त हो इसलिए तो तुम्हें एक हफ्ते के लिए असिस्टेंट बना रही हूँ, वरना कोई और होता तो इस वक्त जेल में चक्की पीस रहा होता। सच कहूँ तो उसे मैं जेल में भी नहीं डलवाती, उसका मर्डर कर देती। और यहाँ रुद्रांशी राजावत को जेल में डालने की हिम्मत भी किसी में नहीं है।
रोहित ने अपना माथा पीट लिया। वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। चलो असिस्टेंट, हम लेट हो रहे हैं, दरवाज़ा खोलो मेरे लिए गाड़ी का, रुद्रांशी ने बड़े रोब से बोला और सर थोड़ा उठाए हुए बड़े एटीट्यूड के साथ आगे गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वही रोहित का मुंह हल्का खुल गया था। उसने एक बार फिर से अपने सर पर हाथ मारा और रुद्रांशी के पीछे पीछे चला गया। फ्लैशबैक एंड। दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में बलराम गुस्से से पागल हो रहा था। उसके आदमियों ने उसे बता दिया था कि सिद्धार्थ और आदित्य सिंघानिया नंदिनी जी को उनकी कैद से निकाल कर ले गए थे। बलराम समझ गया था कि अब इसकी बर्बादी पक्की थी, क्योंकि कंपनी गौरी के नाम पर थी। अब तो नंदिनी जी भी गवाही देने के लिए छूट गई थी। बलराम को अब डर लगने लगा था कि अब उसकी बाकी की जिंदगी तो बस जेल में चक्की पीसते हुए निकलेगी। बलराम, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा, वरना हमारे साथ साथ हमारे बेटी का फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा। हमने गलती कर दी उस औरत को जिंदा रखकर। अगर आज हम उसे मार चुके होते तो इतनी तंगी हमें नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि वह लड़की गौरी तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। नीलम ने बलराम की तरफ देखते हुए कहा। बलराम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपना माथा पकड़े हुए काउच पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे उन सभी का ध्यान हम पर ना जाकर अपनी खुद की परेशानियों में ही उलझ जाए। बलराम ने अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते हुए कहा। नीलम ने भी बलराम को सहमत होते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम सभी। तभी आस्था ने खड़े होते हुए कहा, मॉम डैड आप लोग फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। इतनी आसानी से आप लोगों ने जो मेहनत की है उस पर पानी नहीं फिरने दूंगी। आस्था बलराम और नीलम की तरफ देखते हुए कहा और फिर वहाँ से चली गई। लेकिन तुम करने क्या जा रही हो? बात कर तो जाओ। नीलम ने आस्था को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन आस्था रुकी नहीं तो सीधा घर से बाहर निकल गई। आस्था को ऐसे ज़्यादा देख नीलम ने अपना सर पकड़ लिया और काउच पर दोबारा से बैठ गई। बेशक यह मेरी बेटी है और मुझे इस पर पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी इस वक्त हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। उम्मीद है यह कोई ज़्यादा बड़ा बखेड़ा खड़ा न कर दे। नीलम ने सोचा, वही राजावत खानदान के खिलाफ सिर्फ वही ही साजिश नहीं रची जा रही थी। एक आलीशान बिल्डिंग के अंदर एक लड़का वाइन के गिलास पर गिलास चढ़ाते जा रहा था। रुद्रांश सिंह राजावत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। तैयार हो जाओ, तुमने सौरभ ओबराय से दुश्मनी मोल ली है, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सौरभ ने गुस्से से लाल आंखों से बोला। सौरभ वही लड़का था जिसे मिलने के लिए रुद्रांशी उसी दिन होटल में गई थी और उसने सौरभ को रस्सी से बांधकर उसके चेहरे को अच्छा खासा धोकर मेकअप किया था। रुद्राक्षी ने सौरभ की तस्वीर लेकर उसे ब्लैकमेल किया था। उसकी सहेली की सारी फोटोज काट दी और अगर उसके फ़ोन में है अभी तो वह अगर लीक हुई तो सौरभ की यह तस्वीर लीक हो जाएगी। सौरभ रुद्रांशी से बदला लेने के लिए उसी दिन से तड़प रहा था। उसने पूरी तैयारी कर ली थी अब रुद्रांशी को अपने जाल में फंसाने की। बड़ा शौक था ना तुम्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाटक खेलने का। अब देखो मैं तुम्हें किस तरह फंसाता हूँ। तुम्हारा परिवार भी कुछ नहीं कर पाएगा। सौरभ ने वाइन का सिप लेते हुए कहा। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को डायल कर दिया। कल ही हमारे प्लान का अंजाम देना है, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, सौरभ ने फ़ोन पर बोला। कुछ देर बात करने के बाद सौरभ ने फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर फैली हुई वह तिरछी मुस्कुराहट ही गवाही दे रही थी। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक इरादे चल रहे थे। अगले दिन श्वेता इस वक्त काफ़ी जल्दबाजी में तैयार हो रही थी। रुद्रांश तो पहले से ही तैयार होकर उस पर बैठकर उसे देख रहा था। तुम इतने हड़बड़ी में तैयार क्यों हो रही हो चोको? आराम से हो जाओ, तुम्हारा ही ऑफिस है। तुम लेट भी हो जाओगी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बॉस तो तुम्हारा पति है।
रुद्रांश ने श्वेता को देखते हुए बोला। श्वेता रुद्रांश की बात सुनकर पीछे उसकी तरफ मुड़ गई और उसने अपनी कमर पे हाथ रखते हुए रुद्रांश को छोटी आंखों से देखा। ये बॉस मुझे कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इसी बॉस की वजह से मैं तो लेट हुई हूँ। कल रात से तुम्हारे मन नहीं भरा तो वॉशरूम में सुबह ही तुम मुझसे दूर ही अच्छे से कम चैन से टाइम पर सारा काम तो कर लेती, श्वेता ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। रुद्रांश समझ गया था कि श्वेता काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई थी। वह अपनी जगह से उठकर श्वेता की तरफ आ गया। यहाँ क्यों आ रहे हो? अपनी जगह पे दोबारा जाके बैठो, मैं तैयार हो रही हूँ, श्वेता ने रुद्रांश को देखते हुए बोला। रुद्रांश कहाँ रुकने वाला था, वह भी मुस्कुराते हुए श्वेता के पास आ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी चॉकलेट फ्लेवर वाइफी मुझसे नाराज़ हो गई। सॉरी ना चौको, प्लीज़ नाराज़ मत हो। तुम तो जानती हो मैं खुद को काबू में नहीं कर पाया जब मेरे पास होती हो, रुद्रांश ने श्वेता की गाल से सहलाते हुए बोला। श्वेता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती, लेकिन वह जानती थी अभी उसने रुद्रांश से बात की तो अगले 2 घंटे तक वो उसे छोड़ने से रहा। इस वक्त उन दोनों पहले से ही ऑफिस के लिए आधा घंटा लेट हो गए थे और अब वह लेट नहीं होना चाहते थे। रुद्र, पीछे हो, तुम मुझे तैयार होने दो, तो मुझे तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है, श्वेता ने रुद्र की बाहों में छूटने की कोशिश करते हुए बोली। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर श्वेता को अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन से अपना चेहरा छुपा लिया। कल रात को तो नहीं चुभी थी और ना ही सुबह वॉशरूम में चुभी, अब ही ज़्यादा चुभ रही है तुम्हें। रुद्राक्ष ने श्वेता की गर्दन पे चलाते हुए कहा, जिससे श्वेता को गुदगुदी होने लगी और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके बाद रुद्र ने थोड़ी देर वैसे ही परेशान किया और फिर वह दोनों कंपनी के लिए निकल गए। दूसरी तरफ मल्हार इस वक्त जल्दबाजी में बाहर निकल रहा था। आज उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। बस आज की मीटिंग मेरे हक में हो, बाहर में जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला। तुम यह अचानक से उसके कदम रुक गए जब उसके कानों में रागनी की आवाज़ पड़ी। मल्हार रुको, ऐसे मत जाओ, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, रागनी ने मल्हार को आवाज़ लगाते हुए कहा। पहले तुम्हारा कोई यकीन ही नहीं हो रहा था कि रागनी उसे रोक रही थी, वह भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, वरना रागनी तो हमेशा उसके चले जाने के बाद ही अपने कमरे में बाहर निकलती थी। मल्हार के पीछे मुड़कर देखा तो रागनी एक खूबसूरत से नीली साड़ी में तैयार हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि रागनी साड़ी में खूबसूरत लग रही थी, यहाँ वह रागनी के उसे पहनने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मल्हार का दिल तो एकदम से ज़ोरों से धड़क रहा था। तो गाइस, ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और साथ ही दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।